सो हे गाइज वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइज आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बी फार्म फिफ्थ सेमेस्टर की एक सब्जेक्ट जो कि है मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड। ठीक है, तो मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट पार्ट इसका आप फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ के ऑलरेडी आ चुके हो। तो इसका एक कुछ इन्हेंस पार्ट या कह सकते हो कुछ बड़ा चढ़ा के ही दे दिया है हमको फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ने के लिए। ओके, तो इसमें हम भी सेम फोर्थ सेमेस्टर की तरह कुछ एजेंट्स देखेंगे, कुछ ड्रग्स देखेंगे, उनका सार देखेंगे, उनकी कुछ ड्रग्स की सिंथेसिस देखेंगे, वही है सेम। ठीक है, बट यहाँ पर जो हमने एजेंट्स रह गए थे वहाँ वो इसमें फिफ्थ सेम में कवर हो जाएंगे। तो फर्स्ट यूनिट में हमारा आता है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में हमारा आ जाता है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स। तो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स क्या होती है तो उसको समझते हैं गाइज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता ही आता है इस टॉपिक से, इस चैप्टर से। ठीक है, तो बिल्कुल स्किप ना करना, इसको ध्यान से समझना आप। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम इसको आज पढ़ने वाले हैं। ओके, तो पहले हम मतलब समझते हैं एंटी हिस्टामिनिक का क्या है। तो एंटी का आप पता ही है, अपोज यानी कि किसी चीज़ को अपोज करना, अपोजिट उसका एक्शन। हिस्टामिनिक का अर्थ होता है हिस्टामिन। ठीक है, तो एंटी हिस्टामिन आर दोज ड्रग दैट इनिबिट और एंटागोनाइज द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन इन द बॉडी। तो एंटी हिस्टामिन ड्रग वही होंगी जो हमारे एंटागोनाइज मतलब जो हमारा हिस्टामिन होता है उसके एक्शन को ही एंटागोनाइज कर दें, यानी कि हिस्टामिन को ही ज़्यादा सिक्रीट ना होने दें, उसको ही ब्लॉक कर दें। ठीक है, तो आगे हम इसका पूरा सार मैकेनिज्म सब देखेंगे, बट अभी आप ये समझिए एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स आर दो ड्रग दैट इनिबिट और एंटागोनाइज द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन इन द बॉडी। ठीक है, मतलब हिस्टामिन के इफेक्ट को ही एंटागोनाइज कर दे या इनिबिट कर दे। एग्जाम्पल देख लीजिए, डाइफेनाइहाइड्रामिन, लीवोसिट्राजिन, रेनिटिडिन। अब बात करते हैं गाइज, आखिर हमने पढ़ तो लिया एंटी हिस्टामिनिक ड्रग क्या, अब ये भी तो पता होना चाहिए हिस्टामिन क्या है। तो हिस्टामिन के बारे में आपको मैं बताऊं, जैसे आपने नॉर्मली देखे होंगे अपनी डेली लाइफ में आपके इचिंग हुई, एलर्जी हुई कुछ आपकी, जैसे अभी आई फ्लू चल रहा है तो रेड आई हो गई, आँख से पानी, वाटरी आई, आँख से पानी आ रहा है, तो वो सब जो कॉज करता है ये सब करता है हमारा हिस्टामिन। ठीक है, हिस्टामिन इज अ नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ एमीन। ये एक हिस्टामिन नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि एमीन के ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन बॉडी एंड रिलीज ड्यूरिंग इम्यून रिस्पॉन्स व्हेन एंटीजन इंटरेक्ट विद IgE इम्यूनोग्लोबुलिन ई एंटीबॉडी ऑन द सर्फेस ऑफ मास्ट सेल। मास्ट सेल क्या है, अ टाइप ऑफ WBC। अब देखिए मैं समझाता हूँ, ये हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है हिस्टामिन। अब ये रिलीज कब होता है, ये रिलीज जब होता है जब हमारी बॉडी इम्यून रेस्पॉन्स करती है। इम्यून रेस्पॉन्स कब करती है आपको पता है, इन्फ्लेमेशन में, आप पढ़ चुके हो इसको। तो जब हमारे एंटीजन होते हैं वो किसी भी एंटीबॉडी के इंटरेक्ट होते हैं उससे, तो जो हमारी मास्ट सेल रहती है ना, मास्ट सेल, उसके अंदर भरा रहता है हमारा हिस्टामिन। अब जब मास्ट सेल ही फट जाएंगी तो हिस्टामिन वहाँ से निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो जब हमारी ये एंटीजन एंड एंटीबॉडी की लड़ाई होती है आपस में, वहीं से हमारा हिस्टामिन रिलीज हो जाता है। आगे देखेंगे पूरे मैकेनिज्म में, इसको ब्रीफ में समझेंगे। ठीक है, कि आखिर कैसे रिलीज हो रहा है। इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन आवर बॉडी एंड इट्स कम अंडर द क्लास ऑफ ऑटोकॉइड। और ये केमिकल सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है एंड ये कम मतलब ऑटोकॉइड्स की क्लास के अंदर आता है। ऑटोकॉइड्स क्या है, ऑटोकॉइड्स अभी आप ये समझिए, सिर्फ ऑटो माने सेल्फ, कोइड्स माने हीलिंग, यानी कि कुछ ऐसे एजेंट जो सेल्फ हीलिंग कर लेते हैं। इसको हम ब्रीफ में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, इट प्लेस इंपॉर्टेंट वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस लाइक प्रोड्यूस एडिमा। एडिमा क्या होती है, हमारी स्वेलिंग, जो हमारी सूजन आ जाती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। इंक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रीशन, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इंक्रीज कर देगा। इचिंग करेगा। ब्लड वेसल डायलेशन, ब्रोंकल कॉन्स्ट्रक्शन, और ब्लड वेसल्स को हमें डायलेट कर देगा। जब ब्लड वेसल डायलेट हो जाएंगी तो ब्लड फ्लो बहुत ही ज़्यादा होगा उसमें। ठीक है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, और जो ब्रोंकल्स होते हैं उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। ओके, ये सब हिस्टामिन के कॉज हैं। ओके, हिस्टामिन इज डिस्कवर्ड बाय सर हेनरी डेल इन 1910। और जो हिस्टामिन को पहले डिस्कवर करा था वो करा था सर हेनरी डेल ने 1910 में। ओके, जब बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की, किसके, हिस्टामिन की। तो हिस्टामिन को ब्रेक कीजिए पहले, हिस्ट प्लस एमीन। तो हिस्ट का क्या मतलब है, हिस्टोज। हिस्टोज का मतलब होता है हमारा टिश्यू। तो टिश्यू ऐसी जो ऑटोकॉइड को रिलीज करे। ठीक है, एमीन यानी कि NH2 ग्रुप, पता ही है। तो अब इसका स्ट्रक्चर देखिए आप, ये आपको पता है, ये वाली तो हमारी इमिडाजोल रिंग हो गई। ठीक है, CH2 NH2।
ये जो CH2NH2 है ये होगी हमारी इथाइल एमाइन। इथाइल एमाइन क्यों कहा है? तो CH2 इथाइल एंड NH2 एमाइन। ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर है। आपको बता दूं ये इमिडाजोल रिंग है जो आप बी फार्म 4th सेमेस्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में पढ़ चुके हो ऑलरेडी। ठीक है, तो इमिडाजोल रिंग हो गई एंड ये इथाइलेमिन एक चेन हो गई, 2 इथाइल ग्रुप है एंड एक एमीन ग्रुप है। ठीक है, हिस्टामिन कंटेन एन इमिडाजोल रिंग दैट अटैच टू इथाइल एमीन चेन, वही बात है। ओके, अब देखते हैं हम इसकी बायोसिंथेसिस। अब गाइज मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये हिस्टामिन वाला टॉपिक है, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, सीधा डिट्टो के डिट्टो बिल्कुल आपका फार्माकोलॉजी में सेम है। तो आप यहाँ पढ़ लीजिए, सेम वही बात आप फार्माकोलॉजी में लिख देना, नंबर उतने ही आएंगे। ठीक है, तो आपको वहाँ पढ़ने की एक्स्ट्रा कोई जरूरत नहीं है, इसको पढ़िए, इसको ही लिख देना उधर। ओके, तो आपका इधर भी कंप्लीट हो रहा है, उधर भी पोर्शन कंप्लीट हो रहा है फार्माकोलॉजी में। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं हम बायोसिंथेसिस की। तो हिस्टामिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हिस्टिडीन इन द प्रेजेंस ऑफ हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज। तो जो हिस्टामिन हमारा प्रोड्यूस होता है वो हिस्टिडीन से प्रोड्यूस होता है एंड एक एंजाइम की प्रेजेंस में जो कि है हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज। हिस्टिडीन क्या है? हिस्टिडीन इज एन अमीनो एसिड दैट प्रेजेंट इन एवरी पार्ट ऑफ बॉडी। तो हिस्टिडीन एक अमीनो एसिड है जो कि हमारी एवरी मतलब बॉडी के हर पार्ट में ही अवेलेबल होता है। और हिस्टिडीन हमको मिलता कहाँ था? ये हमारे मील से मिलता है, डेली मील जो रहते हैं जैसे मीट, नट्स, फिश, इनसे मिलता है हमको। रिएक्शन देख लीजिए इसकी, ये होता है हमारा हिस्टिडीन का कैरेक्टर मतलब उसका स्ट्रक्चर। तो सेम इमिडाजोल रिंग होगी, CH2 CH COOH NH2। तो अब इसका डीकार्बोक्सिलेज कराएंगे हम, किसकी प्रेजेंस में? हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज। अब डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम का आपको फंक्शन पता ही है, वहाँ से मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको ही रिलीज करेगा। डीकार्बोक्सिलेज कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप को हटा लेगा। तो CO2 आप यहाँ देखिए, CO ना CO2, इधर से ही ये CO2 रिलीज हो जाएगा। अब ये बचा क्या? CH तो CH2 ये आ गया, NH2 ये आ गया। ठीक है, ये बन गया हमारा हिस्टामिन। तो भैया हेयर हिस्टामिन अंडरगोज डीकार्बोक्सिलेशन के अंदर जा रहा है। ओके, तो गाइज अब बात कर लेते हैं इसके स्टोरेज की। किसके? हिस्टामिन के। हमने सिंथेसिस देख ली, अब इसका स्टोरेज देखते हैं। हिस्टामिन मोस्टली प्रेजेंट इनसाइड द मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स। अब हिस्टामिन मैंने आपको पीछे बताया कि हमारे मास्ट सेल जो बेसोफिल्स होते हैं उनमें कंटेन होता है, मतलब उनमें ही अंदर भरा रहता है। अब ये मास्ट सेल क्या है? मास्ट सेल एक हमारी एक तरह की WBC वाइट ब्लड सेल होती है जो कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में बहुत ही बड़ा रोल निभाती हैं। जैसे हमारी बॉडी में कोई भी एंटीजन, डस्ट, पॉलन गिरे, कोई भी बाहर से एक्सटर्नल मटेरियल आता है तो ये मास्ट सेल जो होती हैं ये एक्टिवेट हो जाती है और यही उनसे लड़ती हैं। ओके, बोथ मास्ट सेल एंड बेसोफिल आर द टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल एंड अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। वही बात है जो अभी बताइए आपको। इट स्टोर्ड इन ग्रेन्यूल्स ऑफ मास्ट सेल विद हेपेरिन। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो आपको हो जाता है यहाँ पे, तो जो ये आप समझिए ये हमारी मास्ट सेल है। ठीक है, अब इसके अंदर भरे हैं ग्रेन्यूल्स। अब ग्रेन्यूल्स के भी अंदर भरे हैं हिस्टामिन एंड हेपेरिन। एक ग्रेन्यूल्स को हमने जूम करके दिखाया, देखे हिस्टामिन अलग है, हेपेरिन एक अलग है। ठीक है, अब ये दोनों एक बॉन्ड की आयनिक बॉन्ड होता है, ये दोनों बॉन्ड की वजह से दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक है, इट स्टोर्ड इन ग्रेन्यूल्स ऑफ मास्ट सेल विद हेपेरिन। हेपेरिन के साथ जुड़ा रहता है और किसके अंदर? ग्रेन्यूल्स के अंदर। ग्रेन्यूल्स किसके अंदर? मास्ट सेल के अंदर। ये हमारी मास्ट सेल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हिस्टामिन एंड हेपेरिन फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स इनसाइड द मास्ट सेल इन द ग्रेन्यूल्स। ठीक है, दोनों कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, हिस्टामिन एंड हेपेरिन। हिस्टामिन एंड हेपेरिन कॉम्प्लेक्स ब्रोक व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन इंक्रीजेज। अब आगे हम रिलीज में इसका बात करेंगे कि आखिर ये रिलीज कैसे होता है, बट आप यहाँ समझ लीजिए जब हमारे कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो ये आयनिक बॉन्ड जो होता है ये ब्रेक हो जाता है। ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और जब ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, हिस्टामिन अलग हो जाएगा, हेपेरिन अलग हो जाएगा। ठीक है, usually histamine mast cell found in throughout in the body, but in high concentration it is present in skin, mucosal layer of the lung, intestine, urinary tract and tissue adjacent on the circulation। ये जितने भी सारे पार्ट अभी मैंने बताए इसमें जनरली मास्ट सेल प्रेजेंट होती है हाई अमाउंट में। ठीक है, इट्स कंसंट्रेशन आल्सो फाउंड इन सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इन ब्रेन। और कुछ इसकी कंसंट्रेशन जो हमारी ब्रेन होता है वहाँ पे जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड फ्लो करता रहता है उसमें पाई गई है। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं इसके रिलीज की। हमने सिंथेसिस देख ली, स्टोरेज देख लिया, अब बात करेंगे इसके रिलीज की। आखिर ये रिलीज कैसे हो रहा है? तो हिस्टामिन रिलीज फ्रॉम मास्ट सेल व्हेन एंटीजन इंटरेक्ट विद IG क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन ई एंटीबॉडी। ये एक हमारी तरह की एंटीबॉडी है। ठीक है, द एंटीजन अ प्रोटीन
obtained from various sources like dust, pollen grain, toxins and some chemicals। मैंने आपको पीछे बताया ना, एंटीजन हमारे एक तरह के प्रोटीन होते हैं जो कि हमको वेरियस सोर्सेज से मिल जाते हैं, जैसे डस्ट, पोलन ग्रेन, टॉक्सिन, एंड ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। एक बात ध्यान रखना, ठीक है। अब डायग्राम की मदद से समझिए आप। ये हमारी मास्ट सेल है, ठीक है। एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी पे नहीं, मास्ट सेल पे। एंड जो एंटीजन है ये बाहर से एक्सटर्नल कोई भी फैक्टर हो सकता है, डस्ट हो सकता है, कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर जो हमको हार्म करे, ठीक है, वो एंटीबॉडी के जाके अटैच होगा और दोनों की फाइट होगी यहाँ पे, ठीक है। किसकी? एंटीजन की, एंटीबॉडी की। तो जब ये दोनों फाइट करते हैं तो यहीं से हमारी जो मास्ट सेल होती है बर्स्ट हो जाती है, मतलब फट जाती है। तो इसके अंदर जितने भी ग्रेन्यूल्स भरे होते हैं ये सारे निकल जाते हैं, ठीक है। जब ये फट जाएगी तो सारे इसका मटेरियल बाहर निकल जाएगा। हाँ, वही बात है। तो अब ये जो एक ग्रेन्यूल्स देखिए आप, ये है हिस्टामिन एंड ये है हेपेरिन, तो दोनों एक जो दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अब ये दोनों भी बाहर निकल जाते हैं, जब किसकी मदद से? कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन की मदद से। अब कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन की मदद से यही जो आयनिक बॉन्ड होता है ये टूट जाता है, हेपेरिन अलग हो जाता है, हिस्टामिन अलग हो जाता है और हिस्टामिन रिलीज हो जाता है, ठीक है। किसकी मदद से हो रहा है? जब हमारी मास्ट सेल बर्स्ट होगी तो जो कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है और दोनों का बॉन्ड टूट जाता है, इसी वजह से हमारा हिस्टामिन रिलीज हो जाता है, ठीक है। वही बात मैंने यहाँ पे लिख रखी है, देख लेना, पूरी वही बात है जो मैंने आपको अभी बताई है, ठीक है। एंड देखिए, आफ्टर रिलीज ऑफ हिस्टामिन फ्रॉम मास्ट सेल इट परफॉर्म फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। अब जब हमारी बॉडी से हिस्टामिन रिलीज हो गया, ठीक है, मास्ट सेल से हमारे हिस्टामिन रिलीज हो गया, तो अब ये क्या क्या परफॉर्म करेगा, क्या इफेक्ट देगा? तो ये इफेक्ट देगा हाइपर सेंसिटिविटी, यानी कि इचिंग, स्वेलिंग, वाटरी आई, रनिंग नोज, जो हमने शुरू पे पढ़ लिया है। यानी कि इचिंग कुछ खुजली वुजली टाइप होगी, स्वेलिंग कहीं सूजन आ जाएगी, वाटरी आई जैसे अभी चल रहा है आई फ्लू, उसमें आप देख रहे हो वाटर आता ही रहता है आई से, वही रनिंग नोज यानी कि नाक बहती रहेगी। टिश्यू इंजरी, कोई भी किसी भी पार्ट की टिश्यू इंजरी हो जाएगी। इन्फ्लामेशन यानी कि वही सूजन, वहाँ पर पेन कॉज होगा। एलर्जिक रिएक्शन, कोई भी एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर सकता है। एंड कॉन्ट्रैक्ट स्मूथ मसल ऑफ द लंग, जो लंग्स के हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, ओके। तो अभी हमने क्या क्या देख लिया? हिस्टामिन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स देख ली, हिस्टामिन का बायोसिंथेसिस देख ली, उसका रिलीज देख लिया, उसका स्टोरेज देख लिया, ठीक है। अब देखेंगे हम कैटाबॉलिज्म ऑफ हिस्टामाइन। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई फार्माकोलॉजी में भी, ठीक है। मेटाबॉलिज्म हमको वहाँ बताना पड़ता है, तो मेटाबॉलिज्म का ही पार्ट होता है कैटाबॉलिज्म, ठीक है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डीएक्टिवेशन ऑफ हिस्टामिन बाय चेंजिंग इन स्ट्रक्चर। आफ्टर चेंजिंग इन स्ट्रक्चर हिस्टामिन कैन नॉट बाइंड टू देयर रिसेप्टर। कैटाबॉलिज्म आपको पता है ब्रेक डाउन, तो यहीं से जब हमने हिस्टामिन ने पूरा अपना परफॉर्म कर दिया फंक्शन, तो अब उसको होना है डीएक्टिवेट, यानी कि उसको ख़त्म होना है। तो हिस्टामिन को ख़त्म कौन करेगा? हिस्टामिन को ख़त्म ऐसे करेंगे कि उसका स्ट्रक्चर ही हम चेंज कर देंगे, ठीक है। उसको किसी भी एंजाइम की मदद से हम उसको मेटाबोलाइज करा देंगे, जिससे उसका स्ट्रक्चर चेंज होगा। अब स्ट्रक्चर एक बार चेंज हो गया तो वो अपने रिसेप्टर से कभी बाइंड नहीं हो सकता, ओके। आप पढ़ चुके हो, तो ये बात आपको समझ आनी जानी चाहिए, ठीक है। अब उन दोनों एंजाइम का देखते हैं हम जिनसे मेटाबोलाइज हो रहा है। इट इज़ मेटाबोलाइज बाय टू एंजाइम, फर्स्ट है एन मिथाइल ट्रांसफेरेज, सेकंड है डी एमाइन ऑक्सीडेज, ठीक है। रिएक्शन देखिए अभी आप, ये देखिए अभी हिस्टामिन है, ठीक है, हिस्टामिन का पूरा स्ट्रक्चर है। अब पहले बात करते हैं हम एन मिथाइल ट्रांसफेरेज के साथ जब इसकी रिएक्शन होगी तो क्या होगा। तो यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं होगा, ये जो H है ये मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा, सेम वही रहेगा CH2 NH2। अब एन मिथाइल ट्रांसफर यानी कि मिथाइल ग्रुप का ही ट्रांसफर हो रहा है, तो वही बात है NCH3 एक CH3 ग्रुप आके अटैच हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एन मिथाइल हिस्टामिन, ओके। अब इसकी फर्दर रिएक्शन होती है माओ बी। माओ क्या है? मोनो अमाइन ऑक्सीडेज, ठीक है। अब मोनो अमाइन ऑक्सीडेज क्या करता है? ऑक्सीडेशन कॉज करता है। तो ऑक्सीडेशन यानी कि O2 ग्रुप का एडिशन, तो वही बात है CH3 सेम वही रह जाएगा CH2 COOH। अब यहाँ पे OO आ गए ना, तो वही ऑक्सीडेज का काम है O2 ग्रुप ऐड कराना, तो इसका नाम हो जाएगा एन मिथाइल इमिडाजोल एसिटिक एसिड। अब इधर देखिए, अब जब इसकी रिएक्शन डी एमाइन ऑक्सीडेज के साथ कराते हैं तो ये हमको देता है इमिडाजोल एसिटिक एसिड। एमाइन ऑक्सीडेज यानी कि एमाइन ग्रुप को ही ऑक्सीडेज कर देगा, ओके। तो एमीन ग्रुप को ऑक्सीडेज करेगा तो ये COOH ऑक्सीडेज, अब पता ही है O2 ग्रुप का एडिशन, तो वही बात है COOH ग्रुप आ जाएगा, ये सेम ऐसे ही रहेगा। इसका नाम है इमिडाजोल एसिटिक एसिड। अब ये फर्दर रिएक्ट करता है फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफेरेज। फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफेरेज ऐसा एंजाइम है जो कि राइबोस ग्रुप को ही अटैच कर देगा जाके,
CH2COH सेम रहेगा, राइबोस ग्रुप आ जाएगा H की जगह, ठीक है। अब इसका नाम हो जाएगा इमिडाजोल एसिटिक एसिड राइबोसाइड। आई होप आप गाइज अब बात करते हैं हिस्टामिन रिसेप्टर्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अगर आप रिसेप्टर ही नहीं समझोगे ना तो आपके एंटी हिस्टामिनिक ड्रग समझ में आएगी ना उनका मैकेनिज्म समझ में आएगा। तो ये हिस्टामिन रिसेप्टर आप जरूर से बहुत ही अच्छे से समझना, ठीक है। When histamine receptor release, so it bind to their receptor and give their pharmacological effect। यानी कि जब हिस्टामिन रिलीज होगा वो अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड होगा एंड देन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। अब कितने टाइप के होते हैं ये रिसेप्टर? तो ये जनरली 4 टाइप के होते हैं, H1, H2, H3 एंड H4, ठीक है। 4 टाइप के रिसेप्टर होंगे, वही लिख रहा है H1, H2, H3, H4। अब देखिए all these receptors are G protein coupled receptor and give their action by mechanism of GPCR। गाइज आपने फार्माकोलॉजी 4th सेमेस्टर में GPCR जरूर पढ़ा होगा, एग्जाम में भी आया था एज यू नो। तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर आपने वहाँ पढ़ चुके हो, जो कि एक 7 हेलिकल मेम्ब्रेन वो होता है एक रिसेप्टर। अब ये मैं यहाँ पे पूरा GPCR नहीं पढ़ाऊंगा आपको, आप वहाँ पढ़ चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। तो ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं हमारे, एंड ये GPCR की तरह ही मैकेनिज्म शो करते हैं अपना, ओके। अब एक एक रिसेप्टर के हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, उसका लोकेशन देखते हैं, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं एंड उसका इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट बात करेंगे H1 रिसेप्टर की। तो H1 रिसेप्टर की लोकेशन देखते हैं पहले, स्पेशली इन स्मूथ मसल्स ऑफ रेस्पिरेटरी एंड GI ट्रैक्ट, इन CNS, इन हार्ट एंड इन एंडोथेलियल सेल। तो ये जनरली कहाँ प्रेजेंट होता है? स्मूथ मसल। कहाँ पे स्मूथ मसल? कौन सी? रेस्पिरेटरी एंड GI ट्रैक्ट की स्मूथ मसल्स में, ठीक है। CNS में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, हार्ट में एंड इन एंडोथीलियल सेल। एंडोथीलियल सेल क्या होता है? जो हमारी ब्लड वेसल्स रहती है ना, ब्लड वेसल, उसकी जो इनर लाइनिंग होती है उसमें जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो होती है हमारी एंडोथीलियल सेल्स। अब वहाँ पर ये H1 रिसेप्टर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। अब इसका देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि मोड ऑफ एक्शन। इट एक्ट बाय एक्टिवेटिंग फॉस्फोलाइपेज C एंजाइम। ये जो अपना मैकेनिज्म शो करते हैं, ये शो करते हैं अपना एक्टिवेटिंग फॉस्फोलाइपेज C एंजाइम। ये फॉस्फोलाइपेज C जो एंजाइम होता है उसको एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे हमारा फर्दर कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। आगे आप ब्रीफ में देखेंगे इसके, ठीक है। इफेक्ट देख लेते हैं इसका H1 रिसेप्टर का। वैसोडाइलेशन यानी कि हाइपोटेंशन, वेसल्स को हमें डायलेट कर देना। पेन, इचिंग, एलर्जिक रिएक्शन कॉज करना। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि ब्रोंक्यूल्स को ही कॉन्स्ट्रिक्ट कर देना। हार्ट कॉन्ट्रैक्शन रेट इंक्रीज हो जाएगा। ओडीमा, ओडीमा यानी कि स्वेलिंग, हेडेक, ठीक है। ये H1 रिसेप्टर कंप्लीट होता हुआ। अब बात करते हैं H2 रिसेप्टर की। H2 रिसेप्टर की बात करते हैं इसके लोकेशन के बारे में। तो इन गैस्ट्रिक सेल्स यानी कि पेराइटल सेल। पेराइटल सेल क्या होती है? हमारी जो HCl को सिक्रीट करती है ना, वही हमारी पेराइटल सेल्स होती है। इन CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। इन हार्ट में। यूट्रस एंड वेस्कुलर स्मूथ मसल, ठीक है। स्मूथ मसल में होंगी, यूट्रस में होंगे। ये H2 रिसेप्टर मैकेनिज्म है इसका। इट वर्क्स बाय स्टिमुलेटिंग एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम एंड इंक्रीज CAMP। अब ये वर्क करी है हमारा एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट करके, जो कि फर्दर इंक्रीज कर देता है हमारे CAMP की कंसंट्रेशन। CAMP क्या है? हमारा साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। अब इसका हम देखते हैं इफेक्ट। इफेक्ट क्या होता है इसका? इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन के इंक्रीज कर देता है उसको। वैसोडाइलेशन जो कि कॉज करते हैं हाइपोटेंशन। फ्लशिंग, फ्लशिंग यानी कि रेड स्किन, हॉट स्किन, ओके। इंक्रीज हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। अब बात करते हैं हम H3 रिसेप्टर, ठीक है। 2 रिसेप्टर देख लिया, H1 H2। अब H3 लोकेशन देखते हैं। इन CNS मोस्ट, मतलब ये ज़्यादातर बस CNS में ही पाया गया है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बट थोड़ी सी अमाउंट होती है उसकी इंटेस्टाइन में होती है, टेस्टिस में होती है, ठीक है। किसकी? रिसेप्टर की, H3 रिसेप्टर की। मैकेनिज्म है इसका। इट वर्क्स बाय इनहिबिटिंग एडिनाइल साइक्लेज एंड डिक्रीज CAMP। अब गाइस देखिए ये एक्ट करता है हमारा, ये जो हमारा एंजाइम है एडिनाइल साइक्लेज, इसको ही इनहिबिट कर देगा। जब इसको ही इनहिबिट कर देगा तो CAMP की कंसंट्रेशन भी ऑलरेडी डिक्रीज होगी, ठीक है। इसका इफेक्ट आता है, इट इनहिबिट सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ हिस्टामिन बाय एक्टिंग ऑफ प्री साइनेप्टिक साइट इन CNS, ठीक है। अब इफेक्ट क्या होता है इसका? ये जो इट इनहिबिट सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ हिस्टामिन, ये हिस्टामिन की सिंथेसिस और उसके रिलीज को ही इनहिबिट कर देता है, ठीक है, बाय एक्टिंग ऑफ प्री साइनेप्टिक साइट इन CNS। और जो CNS में प्री साइनेप्टिक साइट होती है उस पर ही एक्ट करता है। इट मॉड्यूलेट द रिलीज ऑफ सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन एंड गाबा। एंड ये जो हमारे कुछ और वो होते हैं हमारे न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, गाबा,
इनके इनके रिलीज को मॉड्यूलेट करता है ये। ओके, एंड लास्ट है हमारा H4 रिसेप्टर। H4 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन बोन मैरो, स्प्लीन, पेरिफेरल ब्लड, इन हेमोट्रोपिक सेल्स। ठीक है, बोन मैरो में प्रेजेंट होता है हमारे स्प्लीन, स्प्लीन यानी कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, पेरिफेरल ब्लड एंड इन हेमोट्रोपिक सेल्स। तो हीमोएट्रोपिटिक सेल क्या होती है? अ इम्यूचर सेल दैट कैन डेवलप इन ऑल टाइप ऑफ सेल इन डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट। तो ये हीम एटोपोटिक सेल होती है हमारी, कुछ ऐसी इम्यूच्योर सेल होती हैं जो, जैसे आपने आरबीसी पढ़ा होगा, कुछ ऐसी सेल डेवलप हो जाती है इमेच्योर जो होती हैं, वो मतलब किसी भी टाइप की सेल्स में फर्दर कन्वर्ट हो जाती हैं। किसी भी डब्ल्यूबीसी में हो सकते हैं, किसी भी आरबीसी में होता है, किसी भी प्लेटलेट्स में होते हैं। तो वहीं पे H4 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। मैकेनिज्म है इसका, वर्क बाय डिक्रीजिंग CMP, ये भी CMP की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करता है। ओके, गाइस इसका इफेक्ट देख लेते हैं। इफेक्ट है इसका, इट मॉड्यूलेट द फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। ये हमारे इम्यून सिस्टम के फंक्शन को ही मॉड्यूलेट करता है। कौन? H4 रिसेप्टर। तो हमने यहाँ बात कर ली अभी हिस्टामिन रिसेप्टर्स की एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन की। चारों रिसेप्टर की देख ली, लोकेशन देख ली, एंड इसका मैकेनिज्म देख लिया, इसका इफेक्ट देख लिए। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स। ठीक है, दोनों के लिए देखेंगे, मेडिकेम के लिए भी, फार्माकोलॉजी के लिए भी। ठीक है, मेडिकेम में तो आपको सिलेबस वाइज सीधे दी हुई हैं ड्रग्स, बट फार्माकोलॉजी में नहीं दी, ड्रग्स नहीं दी हुई, तो हमको वहाँ खुद लिखनी होती हैं। तो वहीं यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से एक क्लासिफिकेशन में लाया हूँ आप सबके लिए। ठीक है, अब देखते हैं कैसे क्लासिफिकेशन करा हुआ है। तो फर्स्ट करा हुआ है H1 एंटागोनिस्ट, सेकंड है H2 एंटागोनिस्ट, थर्ड है H3 एंटागोनिस्ट, एंड फोर्थ एक कैटेगरी आ जाती है मास सेल स्टेबिलाईजर। ठीक है, अब आप बोलोगे H4 एंटागोनिस्ट क्यों नहीं? H4 एंटागोनिस्ट इसलिए नहीं है गाइस, क्योंकि वो तो हमारे हेल्प कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो CAMP की कंसंट्रेशन को कम कर रहा है। ठीक है, उससे कुछ होगा ही नहीं, तो मतलब वो हेल्प है, वो एंटागोनाइज नहीं कर रहा है, वो हमारी खुद हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए H1, H2, H3 एक मास सेल स्टेबिलाईजर, 4 तरह की कैटेगरी है। अब चारों में ड्रग्स देख लेते हैं कैसी कैसी है। तो H1 में हम बात करते हैं, H1 में 2 कैटेगरी होते हैं, फर्स्ट जनरेशन एंड एक होती है हमारी सेकंड जनरेशन। ठीक है, ड्रग्स आप देख सकती है, डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड, डाइफेनहाइड्रानिनेट, डॉक्सिलेमाइन सक्सिनेट, डाइफेनाइल पायरेलिन, ट्राइफेनाइलएमिनिन HCl, क्लोरोसाइक्लिजिन, मैक्लिजिन, साइप्रोहेप्टाडिन। ठीक है, एंड गाइज एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स होती हैं हमारी, वो हमें कॉज करती है सिडेशन। अब सिडेशन क्या होता है? सिडेशन हमारी कुछ होती है ऐसे ड्रग्स जो हमें स्लीप कॉज करती है। स्लीप यानी कि कुछ नींद आ जाएगी हमें इनको खा के। ठीक है, बट अब ये कॉज सिडेशन क्यों करती है, हम इसको देखेंगे आगे जाके बिल्कुल मैकेनिज्म में। बिकॉज ये हमारी लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को ईजिली क्रॉस कर पाती हैं, इसलिए CNS में इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, और जो हमारी सेकंड जनरेशन ड्रग होती हैं, ये कोई भी सेडेशन कॉज नहीं करती हैं, इसलिए ज़्यादातर डॉक्टर्स इनको प्रेस्क्राइब करते हैं। ये ज़्यादा हमारी प्रॉफिटेबल होती हैं लेने के लिए। ठीक है, आपने ली भी होगी ये लीवोसिट्राजिन। सिट्राजिन इतनी फेमस हुई है अब, आई फ्लू जो हुआ है इसमें सबसे आपको नाम पता भी होगा आई थिंक। तो सेकंड जनरेशन ड्रग वही है, सिट्राजिन, लेवोसिट्राजिन, लोराटिडिन, फैक्सोफेनाडिन। ओके, अब सेकंड कैटेगरी आती है हमारी H2 एंटागोनिस्ट। H2 एंटागोनिस्ट वो ऐसे एंटागोनिस्ट होते हैं जो हमारे स्टोमक में एक्ट करते हैं, यानी कि गैस्ट्रिक एसिड इनिबिटर होते हैं, कुछ प्रोटॉन पंप इनिबिटर होते हैं। आगे जाके देखने ही वाले हैं हम सबको ब्रीफ में। तो गैस्ट्रिक एसिड इनिबिटर होते हैं हमारे रेनिटिडिन, सिमेटिडिन, फोमेटिडिन। ये बहुत आपने बिल्कुल खाई होगी ये ड्रग। तो रेनिटिडिन जब आपकी गैस्ट्रिक एसिड में सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है, HCl का लेवल बहुत इंक्रीज होता है जब ये ड्रग्स दी जाती हैं। ठीक है, सेकंड है इसका ही H2 एंटागोनिस्ट का प्रोटॉन पंप इनिबिटर, जिसका एग्जांपल है ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रेबिप्राजोल, लेंसोप्राजोल। एंड इनका अलग ही एक सेपरेट फंक्शन होता है। ठीक है, ये कोई हमारे गैस्ट्रिक एसिड में नहीं इन्वॉल्व होते हैं, बट इनका फंक्शन ही उन्हीं का तेरा होता है थोड़ा, इसलिए इस कैटेगरी में रख दिया है, बट इनका फंक्शन जो होता है वो सेपरेट होता है। ठीक है, अब देखते हैं H3 एंटागोनिस्ट। H3 एंटागोनिस्ट अलग हैं, थायोपिरामाइड,
क्लोबेनप्रोविड, बैरोगिनेमिन, ठीक है। एंड चौथी होती है हमारी लास्ट क्लासिफिकेशन, इसका मास्ट सेल स्टेबलाइजर, जो हमारी मास्ट सेल को ही स्टेबलाइज करते हैं। इसके बारे में हम ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं। इसका एग्जांपल है क्रोमोलिन सोडियम, नेडोक्रोमिल सोडियम, लोडाक्सोमाइड एंड ट्रोमेथामीन, ठीक है। गाइस ये हो गया हमारा यहाँ पर क्लासिफिकेशन कंप्लीट। तो हमने आज की वीडियो में देख लिया एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स क्या है, हिस्टामिन का स्ट्रक्चर के बारे में, हिस्टामिन की बायोसिंथेसिस, इसका रिलीज, उसका स्टोरेज एंड उसका इफेक्ट, ठीक है। उसका मैकेनिज्म भी देख लिया हमने हिस्टामिन का। तो अब हमने हिस्टामिन के रिसेप्टर्स के बारे में भी देख लिया है, कितने टाइप के, 4 टाइप के, H1, H2, H3, H4 एंड उनकी लोकेशन, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उनका इफेक्ट सब देख लिया और क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स भी देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे H1 एंटागोनिस्ट फर्स्ट जनरेशन के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर करें विद योर फ्रेंड्स, ओके। नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं आप, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू, बाय बाय।